हेलो। तो आज हम लोग लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर का। तो जो बच्चे पहला पार्ट नहीं देखे हैं कृपया करके पहला पार्ट देख ले। ऐसा नहीं है कि कुछ समझ नहीं आएगा, बट लिंक करके देखना अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, पहला पार्ट देख लीजिए। ये पहला पार्ट का आपका थंबनेल है, मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, उसके बाद सेकेंड पार्ट पर एंट्री करें। तो सेकेंड पार्ट आप लोग देखिएगा, ये सेकेंड पार्ट का लेक्चर है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर का। पार्ट 2 है ये, एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3 आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है एटम्स। हम लोग अभी एटम्स 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 पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, सबसे छोटा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर। तो दुनिया का कोई भी मैटर आप लोग लाइएगा, उसको तोड़िएगा, उसमें से कुछ मिले ना मिले, एटम आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। तो एटम जब आपको मिल गया तो अब हम लोग एटम्स का कुछ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। जैसे कि घर के लिए, सबके पास घर है, सब कोई घर में रह रहे हैं, है ना। तो घर का अगर सबसे बेसिक पार्ट देखा जाए तो वो होता है ब्रिक्स, क्योंकि एक एक ब्रिक्स जोड़ के और बड़ा सा मकान बन जाता है। उसी तरह एक एक एटम जोड़ के, एक एक एटम जोड़ के, एटम प्लस एटम प्लस एटम, तो बहुत सारा एटम मिलके क्या बनाता है, एक मैटर बनाता है। कोई भी मैटर बना होगा तो उसमें बहुत सारा एटम जुड़ा हुआ होगा। तो पहले हम लोग देख लिए, जैसे बिल्डिंग के अंदर ईंट का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है ब्रिक का, उसी तरह मैटर के अंदर एटम्स का इम्पोर्टेंस है। जैसे कि इसलिए हम लोग एटम्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिक को हम लोग कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग, उसी तरह एटम्स को कहेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। दूसरा हम लोग देखते हैं, एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर। कोई भी एलिमेंट आप लोग लाते हैं उसमें जो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा वो आपको एटम मिलेगा। और यही एटम सारा का सारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के पानी बनाता है, क्या बनाता है, H2O। तो रियलिटी में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटम प्लस ऑक्सीजन का एटम मिलके और क्या बनाया है, पानी, ठीक है। तो एक्चुअली में जो ये केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट किया है वो दोनों का एटम है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो एक्चुअली में एटम ही होता है। अब बहुत सारे एलिमेंट का जो एटम्स होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। और जब कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो अकेले रह ही नहीं सकता। जैसे कोई लड़का है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव करने का मतलब बहुत ज़्यादा उसको दोस्तों के बीच रहने का मन करता है, अकेले नहीं रहने का मन करता है। तो जब वो वेरी रिएक्टिव होगा तो तुम अकेले देखोगे नहीं, किसी न किसी दोस्त के साथ ही देखोगे। उसी तरह से बहुत सारा एलिमेंट का, लगभग हमारे पास 118 एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट में मोस्टली जितना भी एलिमेंट है सब का सब वेरी रिएक्टिव होता है। और इस वेरी रिएक्टिव के कारण बहुत सारा जो एलिमेंट का एटम्स है वो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। जैसे कि बाबू अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन का, तो मान लीजिए हम लोग एक बैग लेके जाते हैं। कभी स्कूल जाते समय मेरे को बैग में मन किया कि हम हाइड्रोजन लेके आज घर जाएं। अगर हम लोग नेचर में हाइड्रोजन खोजने जाएंगे तो हाइड्रोजन का एटम आपको मिलेगा ही नहीं। हाइड्रोजन जब भी मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव है, तो इसका जो मेटल है, इसका जो एटम है, इसका जो एटम है वो आपको ऐसे बाजार में दिखेगा ही नहीं अकेले कि हाँ हेलो हाइड्रोजन चलो मेरे साथ आज घर, मम्मी बनाई है मैगी। तो एटम तुमको हाइड्रोजन का मिलेगा ही नहीं। हाइड्रोजन का एटम जब भी मिलेगा तो हाइड्रोजन का एटम हमेशा किसी न किसी के साथ मिलेगा। तो हाइड्रोजन तुमको जब भी मिलेगा नेचर में तो तुमको मिलेगा H2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलेगा, H2 के फॉर्म में।
क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये अकेले रह ही नहीं सकता, इसलिए जब भी मिलता है तो किसी न किसी के साथ में मिलता है। तो हाइड्रोजन चाहे तो आपको मिलेगा खुद के साथ में, या तो हाइड्रोजन मिलेगा मान लीजिए कार्बन के साथ में। कार्बन के साथ में मिलेगा तो अलग अलग एस्पेक्ट में मिल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH4 के रूप में मिला है, जैसे कि मान लीजिए आप C6H12O6। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के साथ मिला है, ये क्या है, ये आपका है शुगर। तो आप सोचिए कि नहीं हम सिर्फ हाइड्रोजन का एक एटम को दोस्ती करके घर ले जाएंगे, वो पॉसिबल है ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी अकेले मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये जब भी मिलेगा तो किसी न किसी के साथ मिलेगा नेचर में। इतना समझ में आया। तो एटम्स क्या होता है बाबू, तो एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है मोस्टली एटम का, ठीक है। कोई कोई का करता होगा, किसी किसी का करता भी है, बट वो बहुत कम है ऐसा एलिमेंट, ठीक है। तो या तो वो एग्जिस्ट करेगा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एटम के साथ ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे कि अभी हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखे, तो ये क्या था, सेम एटम के साथ सेम एलिमेंट का एटम जो है वो आपस में मिल के बैठा हुआ था, कोई नहीं मिला, तो कहा कि चलो हम लोग दोनों बैठते हैं। और नहीं तो अनदर एलिमेंट के साथ, तो अनदर एलिमेंट के साथ अभी हम देखें कि H एक जगह और पकड़ाया था CH4 के साथ। मोस्टली एटम किसी ना किसी के साथ मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा। अब ये साथ खुद के एटम के साथ भी हो सकता है, जैसे H+H सेम एटम है, सेम एलिमेंट का एटम है, या तो डिफरेंट का हो सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखें शुगर और मीथेन। तो यहाँ पे दो तरह का एग्जांपल है जिसमें सेम एलिमेंट मतलब सेम एटम नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से नेचर में एटम पाया जाता है। पहला पहला पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में, जो अनरिएक्टिव एलिमेंट होगा वो आपको फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है। फ्री स्टेट में बहुत कम एटम पाया जाता है, जैसे कि अगर फ्री स्टेट में बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जो है ना बाबू, ये सब मस्त आदमी है। मस्त आदमी कहने का मतलब कि एकदम हाई क्लास रिच आदमी, तो इन लोग अकेले मिल जाएगा, ठीक है। तो हीलियम कभी भी तुमको हीलियम को अगर चाहिए तो हीलियम बैग में भर के हीलियम को घर ले जाके मैगी खिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन लोग मैगी खा लेगा, अकेले मिल भी जाएगा मोड़ पे। तो आपको याद रखना है मोस्टली जो पाया जाएगा आइटम वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा 118 एलिमेंट में। मोस्टली मोस्टली मतलब 90% से ऊपर। चलिए बाबा नेक्स्ट देखिए साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ जो एटम होता है बाबू, एटम का साइज हम लोग रेडियस में नापेंगे, क्योंकि एटम जो भी है सब गोल गोल एटम होता है, ठीक है। तो एटम जो है गोल गोल होता है, राउंड शेप का होता है, इसलिए इसका जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे रेडियस के आधार पर करेंगे, और इसका रेडियस के आधार पर करेंगे जिसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। और इस रेडियस को इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग नैनोमीटर में नापते हैं, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है बाबू। 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये बहुत 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 छोटा है, इतना छोटा है कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या स्कैनल टनल माइक्रोस्कोप चाहिए, स्कैनलिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM एक माइक्रोस्कोप आता है बाबू, उससे हमको देखना पड़ेगा, तब जाके एटम का दिखेगा, एटम दिखेगा, और वो भी ब्लर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। होप है कि आपको एटम का 3 बात समझ में आया होगा, 3 पॉइंट। तो एटम के बारे में हम लोग और बहुत कुछ जाने कि एटम जो होता है वो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिना एटम का मैटर नहीं बन सकता है। दूसरा हम लोग क्या देखें, दूसरा हम लोग देखें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रियली में पार्टिसिपेट करता है वो होता है एटम। जैसे कि अगर हम लोग कहेंगे क्लास 6 पार्टिसिपेट किया है किसी फंक्शन में, क्लास 9 पार्टिसिपेट किया है किसी फंक्शन में, तो क्लास 9 तो उठ के जाने वाला नहीं है, उसमें जाएंगे कौन, बच्चा। उसी तरह अगर हम कहें कि हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया है किसी रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन की जगह कौन जाएगा, हाइड्रोजन का एटम जाएगा रियली में फंक्शन में पार्टिसिपेट करने, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। एटम जो होता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। 118 एलिमेंट है जिसमें से 90% ऊपर एटम जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है। बहुत रिएक्टिव होता है तो वो अकेले पाया ही नहीं जाता, तो अकेले जब पाया ही नहीं जाएगा तो वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। अब कंबाइंड स्टेट तो किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकता है। किसी के साथ कहने का मतलब है कि मान लो कोई मिला तो ठीक है साथ में बाजार चल दिए, नहीं मिला
तो अपना भाई बहन के साथ चल दिए, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने आप में जुड़ जाता है और H2 के फॉर्म में आपको मिलेगा। क्विक रिवीजन है, H2 के फॉर्म में मिलेगा, और नहीं तो किसी और के साथ मिलेगा, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके मीथेन गैस का निर्माण करता है, तो ये दोनों आपस में मीथेन गैस के फॉर्म में मिलेगा। ऐसे राह चलते आपको हाइड्रोजन नहीं दिखेगा कि हेलो हाइड्रोजन कर दिए और निकल गए, या उसको उठा के ले गए घर और मैगी खिलाए, तो हाइड्रोजन ऐसे नहीं जाएगा। जब जाएगा तो 2 हाइड्रोजन जाएगा। अगर आपके पास 2 पैकेट मैगी है तो आप हाइड्रोजन ले जा सकते हैं। अगर फिर हम लोग बात करें तो साइज ऑफ एटम का, अगर बात करें तो साइज ऑफ एटम, तो एटम बहुत छोटा होता है, तो हम लोग साइज ऑफ एटम एटॉमिक रेडियस के थ्रू मेजर करते हैं। एटॉमिक रेडियस जो होता है वही बताएगा कि एटम कितना बड़ा है, एटम कितना छोटा है। एटॉमिक रेडियस को हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं, और 1 नैनोमीटर में 10 का पावर -9 मीटर होता है, जो कि बहुत 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 छोटा नंबर है, इसलिए वो एटम हमको दिखता नहीं है। कुछ एलिमेंट का हम लोग एटॉमिक रेडियस देखते हैं, कुछ एलिमेंट का जो मेन एलिमेंट है, हम लोग कुछ एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस देखते हैं। याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर देखिए तो 0.037, ये नैनोमीटर में है बाबू, तो इसमें अगर हम लोग मीटर में बदलना है तो 10 के पावर -9 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखे थे 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। ऑक्सीजन का अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस देखिए तो 0.073 नैनोमीटर। आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटम छोटा है, और ऑक्सीजन है उसका एटम थोड़ा सा बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको आँख से दिख जाएगा, ये अभी भी नैनोमीटर में ही है। गोल्ड का अगर बात करें तो आपको हो जाएगा 0.144 नैनोमीटर। नेक्स्ट चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग मेनली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे। एक माइक्रोस्कोप होता है बाबू, स्कैनर टनलिंग माइक्रोस्कोप, इससे आप एटम को देख सकते हो। ध्यान रखना, इससे एटम दिखेगा जरूर, बट क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। एकदम क्लियर सोचिएगा कि हम एटम को देख लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तक। आगे हो जाएगा, अगर बढ़िया माइक्रोस्कोप आता है तो उससे हो सकता है, बट अभी तक तो नहीं है। अभी भी फोटो आता है, अगर उसका फोटो देखना चाहेंगे तो ब्लर आता है। अब डाल्टन साहब जो थे वो उस समय के हिसाब से जितना एलिमेंट प्रेजेंट था उसका कुछ कुछ सिंबल दे दिए, क्योंकि आपको भी पता है सिंबल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर जगह हम नाम नहीं लिख सकते। अब आप लोग देखे होंगे कि हाईवे के किनारे या स्कूल के आसपास एक सिंबल लगा रहता है बोर्ड पे, उस पर ऐसे हॉर्न बना के और लिखा रहता है कि नो हॉर्न, लिखा नहीं रहता है। इस सिंबल का मतलब होता है नो हॉर्न। अब अगर हर जगह लिखते रहे हम लोग कि हॉर्न नहीं बजाएं, हॉर्न नहीं बजाएं, हॉर्न नहीं बजाएं, तो हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं होता। सिंबल देख के वो समझ जाता है कि हॉर्न नहीं बजाना। तो सिंबल्स का मतलब आप लोग समझ गए। तो डाल्टन साहब भी सोचे कि कुछ कुछ एलिमेंट का हम लोग सिंबल दे देते हैं, जिससे आसानी होगा रिप्रेजेंट करने में इसको। डाल्टन साहब हाइड्रोजन का सिंबल दिए ये, फास्फोरस को सिंबल दिए मर्सिडीज बना दिए, कॉपर का लिख दिए सी, गोल्ड का लिख दिए गोल्ड और उसको चमका दिए हैं, कार्बन को पूरा ब्लैक कर दिए हैं, पूरा ब्लैक रहता है, ठीक है, यहाँ पे कलरफुल बन गया है, ब्लैक रहेगा पूरा। सल्फर को बना दिए हैं ये मेडिकल का साइन, लीड को लिख दिए हैं एल, प्लेटिनम को लिख दिए हैं पी, ऑक्सीजन को पूरा व्हाइट बना दिए हैं, आयरन को लिख दिए हैं आई, सिल्वर को लिख दिए हैं एस, मरकरी को चमकाया नहीं है, यहाँ से एक गोल्ड का कॉपी है, यहाँ जी नहीं है बस। अब बात को समझिए, उस समय एलिमेंट बहुत कम था, मुश्किल से 10-12 एलिमेंट है, तो ये तो नाम इस तरह से लिख दिए, ये है सिंबल प्रपोज बाय डाल्टन। लेकिन आपको भी पता है कि अभी के प्रेजेंट के समय में लगभग 118 एलिमेंट है, और अगर हम लोग 118 एलिमेंट को इस तरीक़ा से याद करने लगे तो हम खुद को भुला देंगे। तो हम लोग देखते हैं एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो कि हम लोग का काम आसान कर दिए, उनका नाम है जे बर्जीलियस। मॉडर्न सिंबल ऑफ एटम, तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एटम में हम लोग को पता है कि अब हम लोग के पास 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट को याद करने के लिए ये मर्सिडीज का सिंबल और ये ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि 118 एलिमेंट को अगर याद करने लगे तो हम लोग खुद को भुला बैठेंगे। तो 118 एलिमेंट को याद करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस साहब स्वीडन के थे, और ये डाल्टन के सिंबल को बोले कि नहीं नहीं ऐसे कैसे याद करेंगे, 12 सिंबल था तो ठीक है, चलो 12 था तो याद कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एलिमेंट मिल गया, बट देखा गया कि धीरे 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 और भी एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशन होने लगा सिंबल बनाने में।
तो जे बर्जीलियस सब क्या बोले, कैसा करते हैं, जो एलिमेंट का नाम है वही उसका सिंबल होगा। जैसे अगर एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन है तो इसका सिंबल हम लोग ले लेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल में, तो हम लोग इसका सिंबल रख दिए एच। कितना आराम हो गया, जो एलिमेंट का नाम है वही उसका सिंबल है। लेकिन हुआ क्या कि 2-4 नाम के बाद एक एलिमेंट मिला जिसका नाम था हीलियम। अब इसका तो एच रख नहीं सकते हैं क्योंकि एच तो रख चुके। तो बर्जीलियस सब कहें कि अगर ऐसा कभी होता है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर के बाद सेकेंड लेटर को उसका सिंबल में रख देंगे। तो हीलियम का जो सिंबल हो गया बाबू एच और ई हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 26 एलिमेंट का नाम है और उसका सिंबल है। ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का अगर सिंबल देखें तो एच है, हीलियम का अगर सिंबल देखें तो एच ही है, लिथियम का सिंबल देखें तो एल आई है। ठीक है, बोरोन का सिंबल देखें तो बी है, कार्बन का सी है, नाइट्रोजन का एन है, ऑक्सीजन का ओ है, फ्लोरीन का एफ है, नियॉन का एन ही है क्योंकि एन से नाइट्रोजन हो चुका था, मैग्नीशियम का एम जी है, एल्युमिनियम का एल है, सिलिकॉन का एस आई है, फास्फोरस का पी है, ये वही फास्फोरस है मर्सिडीज का सिंबल वाला, सल्फर का एस है, क्लोरीन का सी एल है क्योंकि सी से कार्बन आ चुका था, आर्गन का ए आर है, कैल्शियम का सी ए है, मैंगनीज का एम एन है, निकल का एन आई है, जिंक का जेड एन है, ब्रोमीन का बी आर है, क्रिप्टन का के आर है, आयोडीन का आई है, बेरियम का बी ए है, कोबाल्ट का सी ओ है और यूरेनियम का यू है। तो आपको यहाँ पे दिखा होगा मॉडर्न सिंबल बहुत आसान हो गया, इसको याद नहीं भी करेंगे तो भी अंदाजा लगा के लिखा जा सकता है और 5 बार 10 बार पढ़ लेंगे इसी तरह लिखा जा सकता है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। जे बर्जीलियस को हमारे सभी लोग की तरफ से वेरी 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 थैंक यू, और नहीं तो भी हम लोग बैठ के मर्सिडीज का सिंबल पढ़ रहे होते। अब क्या हुआ, कुछ कुछ सिंबल उसके नाम से मैच नहीं करने लगा, कुछ कुछ सिंबल उसके नाम से मैच नहीं करता। जैसे आप देखिएगा कि सोडियम का स्पेलिंग होता है SODIUM, लेकिन अगर इसका सिंबल देखें तो होता है Na, ना इसमें N है और ना A है, क्योंकि ये बाबू मॉडर्न नाम है सोडियम। पहले जो नाम लिखा जाता था वो लिखा जाता था नेट्रियम। तो देखिए यहाँ से N और A उठा के इसका सिंबल में डाला गया है। तो इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका नाम से सिंबल मैच नहीं करता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई उपाय नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इसका ये पूर्वज का नाम है। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा। तो सोडियम को होता था नेट्रियम, इसीलिए हम लोग रखे Na। पोटासियम का होता था कैलियम, इसीलिए इसको रखे हैं K। आयरन का होता था फेरम, इसीलिए रखे हैं Fe। कॉपर का होता था क्यूप्रम, इसलिए रखे हम लोग Cu। सिल्वर का होता था अर्जेंटम, इसीलिए रखे हम लोग Ag। गोल्ड का होता था ऑरम, इसलिए रखे हैं Au। मरकरी का होता था हाइड्राग्रम, इसलिए इसको रखे हैं Hg। लीड का होता था प्लम्बम, इसीलिए रखे हैं Pb। टीन का होता था स्टेनम, इसलिए रखें Sn। ये 9 का 9 एलिमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए सिंबल के साथ, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, याद नहीं रहेगा। आप लोग आयरन का अगर सिंबल पूछ देगा तो आप लोग लिख के आएगा आई, और नहीं तो लिख के आएगा IR, जो कि हो जाएगा गलत। इसलिए आपको इसको याद रखना जरूरी है। अब किसी बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसको प्रूफ कौन करता है कि हम कॉपर का Cu रखेंगे। ठीक है, जे बदले सब बोले, बट अब कोई तो होगा ना कि इसको प्रूफ करता होगा, इसको सर्टिफाइड करता होगा कि हाँ। तो बाबू एक यूनियन है जिसका नाम है IUPAC। केमिस्ट्री में कुछ भी चेंज होगा, कुछ भी चेंज होगा, कि मान लो केमिस्ट्री वालों का आज मन कर गया साइंटिस्ट को कि हम लोग कार्बन को कार्बन नहीं बोलेंगे, कार्बन को हम लोग बोर्बन बोलेंगे। बोर्बन बिस्कुट आता है, हम मान लिए, आप मान लिए कि बोर्बन बोलेंगे, बट जब तक कि IUPAC इसको सर्टिफाइड नहीं कर देगा कि आज से कार्बन को हम लोग बोर्बन बोलेंगे, तब तक ये बोर्बन नहीं एक्सेप्ट होगा, कहीं किताब में चेंज नहीं होगा। जिस दिन IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिस दिन ये मान लिया उसको हम लोग बोर्बन बिस्कुट खिलाएं और वो मान गया कि ना बोर्बन तो बहुत टेस्टी है, तो हम लोग कार्बन का नाम बदल के बोर्बन रखेंगे। नाम बहुत बदला जाता है इस देश, तो कार्बन बदल के क्या कर दिए बोर्बन। तो IUPAC अगर मान गया, अगर सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ ठीक है आज से कार्बन को बोर्बन बोलेंगे, तो फिर हम लोग इसका सिंबल बदल के BO हो जाएगा, कार्बन का सिंबल। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है। मतलब एलिमेंट का जब हम लोग एटम निकालेंगे
तो उसका हम लोग एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास निकालने वाले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एटम को एक्चुअली में हम लोग वेट करने वाले हैं कि आखिर वेट होता कितना है। बात को समझिएगा, सबसे पहली बात तो हम लोग एटम निकाले थे जो कि दिख भी नहीं रहा था, जो दिखाई नहीं दे रहा था। एक्चुअली में बहुत 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 छोटा एटम था। एटम क्या था, एलिमेंट को जब तोड़ रहे थे तो बहुत ही छोटा पार्ट मिला था, इतना छोटा कि वो नेकेड आई से भी नहीं दिख रहा था। अब एक बात बताइए, अब इस नेकेड आई से नहीं दिखने वाला जो एटम है, उसका हम लोग वजन निकालने का बात कर रहे हैं कि कैसे इसका वेट निकालेंगे। तो एक्चुअल मास तो आपको भी पता है कि इसका एक्चुअल मास जो है वो एलिफेंट के जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है, तो इसका मास तो बहुत 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 छोटा होगा। तो किसी भी एटम का मास जो है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन का। तो आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तुरंत पढ़ के आए हम लोग, जे बर्जीलियस सब बताए थे कि हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं। और अगर हम इस हाइड्रोजन का एक एटम का मास का बात करें, ये होता है बच्चों 1.673 इंटू 10 का पावर 24 माइनस 24 ग्राम। मतलब इसका वजन माइनस में दिया हुआ है 24 ग्राम। अगर इसको हम लोग डेसिमल में लिखें तो आएगा 0.00001673 ग्राम। इतना वजन एक्चुअली एक हाइड्रोजन एटम का होता है। ये अप्रॉक्स निकाला गया बाबू, ये कोई तराजू या कोई वेट मशीन नहीं बना है जो इसको वजन कर पाए। तो अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, सारा एटम का अगर इस तरह से निकालेंगे तब तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ होगा। तो साइंटिस्ट जो थे ना, वो बोले कि आप ऐसा कीजिए, कार्बन देखिए, कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग एक कार्बन एटम ले लिए जिसका नाम है C12 एटम। बस नाम है, जैसे मेरा नाम अमन है, आपका नाम कुछ है, इसका बस नाम है C12 एटम। C12 एटम कार्बन एलिमेंट का ऐसा एटम है जिसका मास 12 ग्राम होता है, ठीक है। ये 12 ग्राम कैसे होता है, क्योंकि कार्बन के एटम के अंदर, एटम जो है आगे जाके हम लोग देखेंगे कि एटम डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ एटम जो है ना, तो एटम के अंदर हम लोग 6 प्रोटॉन पाते हैं और 6 न्यूट्रॉन पाते हैं। इसके कारण प्रोटॉन का वजन हम लोग लगभग लिए 1 ग्राम और न्यूट्रॉन का वजन लिए हम लोग 1 ग्राम। तो ये लगभग हो गया 6 ग्राम, तो हो गया टोटल 12 ग्राम। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि C12 एटम, कार्बन 12 एटम, कार्बन का एक ऐसा एटम है जिसका वजन 12 ग्राम है, ठीक है। तो जिस तरह 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होने से 12 ग्राम वजन हम लोग ले लिए, उसी तरह इसी से रिलेट करके C12 एटम से रिलेट करके हम लोग बाकी एलिमेंट का वजन निकालेंगे, वेट निकालेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, अब हम लोग क्या देखें कि C12 एटम जिसका वजन 12 ग्राम है, इसी के हेल्प से हम लोग वजन निकालेंगे हर एलिमेंट का। साइंटिस्ट क्या बोले कि एटॉमिक मास यूनिट, अब देखिए एटम का वजन तो निकाल लेंगे, उसको लिखने के लिए कोई यूनिट होना चाहिए। एटम का वजन हम निकाले और उसको लिखने के लिए कोई यूनिट होना चाहिए। जैसे आलू को मान लीजिए हम वेट किए तो 1 kg लिखते हैं, केजी किलोग्राम, ठीक है। उसी तरह एटम को वेट करके केजी में तो लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत 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 छोटा था। तो इसको हम लोग लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, कि एटम का मास निकालने का यूनिट AMU। धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न डे आते गया तो एटॉमिक मास यूनिट से इसको और छोटा कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ यूनिट लिखा गया, क्योंकि एटॉमिक का मास तो हम लोग खुद निकाल रहे हैं। एक यूनिट का आखिर प्रॉपर मान कितना होगा, तो साइंटिस्ट बताएं कि देखिए C12 एटम का हम लोग मास कितना ग्राम लिए, 12 ग्राम लिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अगर आपको एक यूनिट का मास चाहिए तो कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम के इक्वल होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, या 1 यूनिट का मान जो होगा, जो वैल्यू होगा, वो 1/12 मतलब 1/12 पार्ट C12 एटम के मास का। तो C12 का एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम, 12 ग्राम। इसको डिवाइड कीजिएगा आप तो ये आएगा 1 ग्राम। तो 1 यू का मास 1/12 मास ऑफ C12 एटम के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कैलकुलेट किए हैं कि 1 AMU बराबर होगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब अगर एक्चुअली में बताएं तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो होता है वो होता है 1.9926 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो होता है,
ठीक है, 1 कार्बन 12 एटम का मास होता है इतना बाबू। अब इसको जब आप 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, जिसको बोलेगा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, कि एकदम मास में हम वैल्यू निकाले हैं, एकदम ग्राम में हम वैल्यू निकाले हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि 1 यू होता क्या है, तो 1 यू बाबू होता है 1 ग्राम के बराबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो एग्जैक्ट वैल्यू में आपको याद रखना है कि कार्बन 12 एटम का, एक एटम का मास होता है 1.9926 इंटू 10⁻23 ग्राम, जिसको हम लोग 12 से डिवाइड मार देंगे, मतलब इसका 12th पार्ट निकालेंगे, तो 1 यू का मान होगा, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकाला गया है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया बाबू, और ये कंपेयर करके वैल्यू निकाला गया। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन का मास होता है बाबू 1 यू। अब 1 यू अगर एग्जैक्टली बोले तो हाइड्रोजन का रियल में मास होगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब अगर हम एग्जैक्ट में देखिए तो कार्बन C12 एटम का जो मास हुआ था वो हुआ था 12 यू। तो 12 यू से ये कितना पार्ट है, 1/12 पार्ट। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो कार्बन 12 एटम से, C12 एटम से 12 गुना हल्का है। तो हम लोग एक रिलेटिव मास निकाल लिए कि C12 एटम का मास से कंपेयर करके हम लोग मास पता करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एटॉमिक मासेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट, कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट का हम लोग मास देखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का हम मास आप लोग देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन का जो मास है बाबू वो है 1 यू। ठीक, कार्बन का हम लोग अभी तुरंत बताएं 12 यू, नाइट्रोजन के क्या बताएं 14 यू, ऑक्सीजन का है 16 यू, इसको याद रखना बाबू। सोडियम का क्या है 23 यू, मैग्नीशियम का 24 यू, एल्युमिनियम का 27 यू, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटासियम का 39, कैल्शियम का 40 यू, आयरन का हो जाएगा 56 यू, कॉपर का हो जाएगा 63.5 यू। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, जो भी आपका फेवरेट एलिमेंट है उसका एक बार मास आप लोग देख लीजिएगा। जैसे गोल्ड का सबको फेमस एलिमेंट है गोल्ड, गोल्ड हर घर में फेमस है। ठीक है, और काफ़ी महंगा भी है। तो आप इसका एटॉमिक मास आपको ढूंढना है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, आखिर गोल्ड का एक आइटम का मास कितना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इतना सारा हम लोग सिंबल्स पढ़े, अब उसका यूज देखते हैं हम लोग कि उसके पढ़ने से, सिंबल पढ़ने से क्या क्या फायदा है, आखिर एक सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सिंबल जो है रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द एलिमेंट। अगर हम लोग सी लिखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी देखते चलेंगे हम लोग, जैसे कि अब हम लोग सी लिखे तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एलिमेंट को। अगर आपको कार्बन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। जैसे हमको हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। हीलियम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, सिंबल से ही आप एक एटम ऑफ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सी लिखते हैं सिर्फ, तो ये 1 एटम ऑफ कार्बन को भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमको कोई बोलता है कि आप एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करके दिखाइए तो क्या लिखेंगे, सी। अगर हमको कोई कहता है कि आप एक हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करके दिखाइए तो क्या लिखेंगे, एच। ठीक है, तो एक सिंबल से मैंने दो एग्जाम्पल देखा कि दो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड क्या देखते हैं, थर्ड देखते हैं कि सेम अगर हम लोग सी लिखते हैं तो वही सिंबल रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ एटम को। ठीक है, अब 1 मोल आपको नहीं पता, 1 मोल में क्या होता है बच्चों, कि 1 मोल उसको कहते हैं जब हम लोग एक बैग में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम को जब एक बैग में डालेंगे, इसी को 1 मोल कहेंगे। जैसे एक दर्जन में 12 केला, उसी तरह 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम सिर्फ सी लिखते हैं तो सी ये भी बता रहा है कि कितना एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल ऑफ एटम को। इसमें 1 मोल ऑफ एटम में आता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। सेम एलिमेंट, सेम सिंबल यूज हो रहा है अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए सिंबल पढ़ना जरूरी था। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, सिंबल रिप्रेजेंट अ डेफिनिट मास ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हम लोग लिखते हैं H, तो H ये बता रहा है कि H का जो मास है वह 1 ग्राम है। हीलियम अगर लिखते हैं तो हीलियम ये बता रहा है कि हीलियम का जो मास है वो 4 ग्राम है। अगर हम लोग लिखते हैं कार्बन,
तो कार्बन ये भी बता रहा है कि ये 12 ग्राम है। तो डिफिनिट मास को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सिंबल 4 चीज रिप्रेजेंट कर सकता है टोटल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम लोग सी लिखते हैं तो सी क्या रिप्रेजेंट किया? कार्बन एलिमेंट को, कार्बन एलिमेंट को। उसके बाद अगर हम फिर से सी लिखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन के एक एटम को। कितना एटम को? एक एटम को। अगर हम लोग फिर से सी लिखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम को। 1 मोल में कितना कार्बन एटम होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और यही सी जो सिंबल है कार्बन का, यही सी रिप्रेजेंट करता है 12 ग्राम कार्बन को भी। तो हम लोग क्या देखे क्विक रिवीजन में? हम लोग ये देखे कि यही सी जो है ये 4 सिंबल, एक ही सिंबल है, 4 अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आता है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। आखिर एटम नेचर में कैसे पाया जाता है या कैसे रहता है? तो हम लोग पीछे भी देख चुके थे कि एटम जो है वो वेरी रिएक्टिव होता है। मोस्टली जो एटम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करके पाया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे H2, है ना। H आपको कभी भी अकेले नहीं मिलेगा, वो जब भी मिलेगा तो किसी ना किसी के साथ में मिलेगा। जैसे H2 हो गया, CH4 हो गया, तो उसी को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला है कि इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके फॉर्म में मिलेगा? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और नहीं तो एक रास्ता और है इसको पाने का कि वो बन जाए आयंस। और आयंस कैसे बनेगा वो हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स का अगर बात करें तो मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है, 2 और मोर एटम का केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अब इसको समझते हैं ये कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं। और हाइड्रोजन अगर हम लोग अकेले लिखते हैं ना बाबू, हाइड्रोजन जो है ये अकेले रह नहीं सकता है, इसको क्या चाहिए? एक और हाइड्रोजन चाहिए। तो जब दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलता है तो फिर इन लोग स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होके क्या बना लेता है? H2 बना लेता है। अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो एटम जो है वो नेचर में या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाया जाएगा और या तो आयंस के फॉर्म में पाया जाएगा। और इसको हम लोग कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? उसका मॉलिक्यूल होगा। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस है, और देखिए उसका जो मॉलिक्यूल है वो है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बैठा हुआ है, यही उसका सबसे छोटा फॉर्म हो गया। और ये अब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आराम से हवा में तैर सकता है, आराम से हवा में पाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन आराम से हवा में पाया जा सकता है H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, अकेले H नहीं पाया जाएगा कभी भी। ऑक्सीजन भी आपको मिलेगा तो ऑक्सीजन भी मिलेगा O2 के फॉर्म में मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो बस अभी याद रखना है कि एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी पाया जाता है और आयंस के फॉर्म में भी पाया जाता है। अब आयंस क्या होता है? तो आयंस बाबू पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम होता है। जैसे कि अगर हम H लिखते हैं तो H के ऊपर अगर हम लोग एक प्लस का साइन दे दे, या हम लोग क्लोरीन लिखते हैं, क्लोरीन के ऊपर अगर माइनस का साइन दे दे, तो इसी को कहते हैं बाबू आयन। और ये प्लस कहाँ से आ रहा है, माइनस कहाँ से आ रहा है, ये हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं बाबू कटायन, इसका स्पेशल नाम है कटायन। और अगर निगेटिव लिखा हुआ है किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम लोग अनायन। क्या बोलते हैं? अनायन। तो आपको दो चीज याद हो गया कि एटम जो है वो नेचर में कैसे पाया जाएगा। तो नेचर में पाया जाएगा मॉलिक्यूल के फॉर्म में और नहीं तो आयन के फॉर्म में। मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो मॉलिक्यूल में क्या होता है? दो एटम आपस में जुड़ जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और आराम से पाया जा रहा है नेचर में। अकेले ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अगर हमको अकेले ऑक्सीजन चाहिए, अगर हमको अकेले ऑक्सीजन चाहिए तो उसको आयन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और आयन में ऑक्सीजन अगर आपको मिलेगा तो इसके मिलेगा O2 माइनस मिलेगा।
क्या मिलेगा, O2 माइनस। ये 2 माइनस कहाँ से आया है, जस्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अकबकाना नहीं है, बस ये समझिए कि अगर ऑक्सीजन आपको अकेले चाहिए तो उसके ऊपर 2 माइनस लगाना पड़ेगा। 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस कहाँ से आ रहा है, ये अभी हम लोग तुरंत पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो हमको बस इतना याद रखना है कि एटम जो है वो दो फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और एक अकेले पाया जाएगा तो उसके ऊपर प्लस माइनस लिखा होगा, उसको हम लोग आयन बोलते हैं। अगर प्लस लिखा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कटायन, और अगर माइनस लिखा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे अनायन। इतना समझ में आ गया। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, जैसा कि मैं बोला कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कि प्लस कहाँ से आ रहा है, माइनस कहाँ से आ रहा है, H2O क्यों जुड़ रहा है, H2O3 क्यों नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत 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 मतलब पूरा स्लाइड का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने जा रहा है, इसलिए ये पूरा स्लाइड का, पूरा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एक्चुअली मेनली इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन बिना इसके ये चैप्टर समझ में आएगा नहीं, तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कहता है कि किसी भी एटम में तीन चीज होता है। अब देखिए हम लोग बोल रहे थे कि डाल्टन का थ्योरी गलत हो गया था कि एटम को भी तोड़ा जा चुका था तीन पार्ट में। अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा गया था। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई लिखते हैं, प्रोटॉन को हम लोग पी लिखते हैं, न्यूट्रॉन को हम लोग एन लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से आया, कैसे खोजा गया, सारा का सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे हम लोग, कैसे इलेक्ट्रॉन आया, ये सब पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें बाबू, एवरी एटम है नॉर्मली कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का हम लोग यहाँ पे बात नहीं किए हैं। तो हर एटम में नॉर्मली जो नेचर में पाया जाता है, नॉर्मल एटम में अगर हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, सोडियम। सोडियम को याद है नाम, नाइट्रियम था, Na सिंबल था, और इसका जो एटॉमिक नंबर था बाबू ये वो था 11। क्या था, 11। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया 11 और प्रोटॉन हो गया इसके पास 11। हमने अभी मैंने क्या बोला कि कोई भी एलिमेंट का अगर हम एटम लेते हैं और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। और ये किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा उसका एटॉमिक नंबर से। तो सोडियम का 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो 11 का अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर बताता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन है कितना प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा। तो हम लोग को ये मालूम चल गया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या है 11, प्रोटॉन का संख्या है 11। लेकिन बाबू जब हम लोग, अब ध्यान समझिएगा, सोडियम के फर्स्ट सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग सजा रहे हैं बाबू, ठीक है। तो सोडियम के या किसी भी एटम के जो फर्स्ट सेल होता है बाबू, ऐसे एटम को तोड़ते हैं तो अंदर सेल में सजाते हैं। मैंने बताया आपको कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है, बट थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लोग ले लीजिए कि हम लोग जब एटम को तोड़ते हैं एटम के अंदर, तो एटम साइंटिस्ट को पता चला कि एटम के जो अंदर है बाबू, यहाँ देखिएगा, एटम के जो अंदर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बीच में पाया जाता है। सारा का सारा प्रोटॉन, सारा का सारा न्यूट्रॉन बीच में पाया जाता है। और जो सेल आपको दिख रहा है, ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आपको पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो पहला सेल का नियम है बाबू कि पहला सेल में पाया जाएगा ओनली और ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, 2। दूसरा में कितना पाया जाएगा, 8। तीसरा में कितना पाया जाएगा, 8। इसी तरह से चलते रहता है। हम लोग का इतना ही में काम हो जाएगा, 20 से ज़्यादा जाना नहीं है, ठीक है। अब बात को समझिए, तो पहला सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन पता चल पाए। चलिए बाबू, तो यहाँ पे हम लोग, अब देखिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन तो बीच में है तो इसका कोई काम नहीं। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे 11 गो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग बांटते हैं। तो पहला सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, नियम के विरुद्ध है। ये नियम कहाँ सीखेंगे, अलग अलग चैप्टर में। ये 8 है तो हम लोग यहाँ पे 8 रखते हैं बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8।
हो गया। अब एक और सेल बनाते हैं, थर्ड सेल, कोई बात नहीं समझिएगा। थर्ड सेल में मेरे पास मात्र मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा, बल्कि होना चाहिए था कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप एक बात बताइए कि ये जो सोडियम है बाबू, ठीक है, ये सोडियम है, ये क्या चाहेगा कि मेरा सेल में जो लास्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और नहीं तो ये जो एगो मेरे पास बच गया है ये कोई ले जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, हम लोग एक नया स्लाइड लेते हैं बच्चे लोग, ठीक है। चलिए अब बात को समझिएगा। कोई भी एटम में, कोई भी एटम में जब हम उसको तोड़ते हैं बाबू, तो मेरे पास सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाएगा बाबू। इतना बात याद हो गया। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट पाया जाता है, गोल गोल सर्किल पाया जाता है। न्यूक्लियस हो गया, इसको गोल गोल ऐसे सर्किल पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग एनर्जी सेल बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, एनर्जी सेल। ये सब सारा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बस हम लोग थोड़ा इंट्रो लेके चल रहे हैं। अब आप बात को समझिएगा, इसी सेल में इलेक्ट्रॉन को हम लोग रखते हैं, बांटते हैं, शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहता है, मूव करते रहता है। ये सब सारा इंफॉर्मेशन नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग लेते हैं सोडियम एटम, क्या लेते हैं, सोडियम एटम, ठीक है। इससे भी छोटा ले लेते हैं हम लोग, पहले ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम। क्या ले लिए बाबू, हाइड्रोजन एटम। अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। सारा एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है, एक तरह से कह सकते हैं रोल नंबर है सारा बच्चा का। कोई एक क्लास में दो बच्चा का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता है, उसी तरीका से हर एटम का अपना अपना रोल नंबर है, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और ये एटॉमिक नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, यही एटॉमिक नंबर आपको बता देगा कि इस एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कितना प्रोटॉन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा बाबू आपको 1, प्रोटॉन भी मिलेगा 1, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जितना एटॉमिक नंबर है उसका उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, और सेम सेम प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर हम देखिए कि इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। अब बात को समझिएगा, हाइड्रोजन आइटम जब हम लोग लेंगे, तो हाइड्रोजन आइटम के न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन मिलता है, ठीक है। और उसके फर्स्ट सेल में हम लोग जानते हैं, फर्स्ट सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये नियम है, नियम कहाँ सीखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। अब बताइए, फर्स्ट में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अब मेरे पास 2 है ही नहीं, तो हम कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1, लेकिन होना चाहिए क्या, 2। इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा रिएक्टिव फेज में रहता है, कि कहीं से हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और नहीं तो ये भी इलेक्ट्रॉन को ले जाए। दो काम कर सकता है स्टेबल होने के लिए, कि जो एक ठो इलेक्ट्रॉन इसके पास, अब मेरे पैकेट में हमको 2 रुपये चाहिए, ठीक, तो 2 रुपये नहीं है तो हम किसी को 1 रुपया दे देंगे, भाई लो ये भी ले लो, और नहीं तो हमको 1 रुपया दे दो, ठीक है। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन इसीलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब देखिए, हाइड्रोजन को जब कुछ नहीं मिलेगा, तो हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के साथ आपस में शेयरिंग कर लेता है। कैसा करो, जब दरोगा साहब आएंगे, जब पुलिस ऑफिसर आएगा और बोलेगा कि दिखाओ 2 इलेक्ट्रॉन, तो तुम अपना वाला मेरे को दे देना फट से, और जब मेरा चेक हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या करता है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो होता क्या है ना एक्चुअली में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन शेयरिंग करके, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन कहता है कि तुम हमको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, और तुम हमको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो आपको दिखा कि नेचर में जो है हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है। अब समझ में आया ये H2 क्यों आ रहा था, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ये लोग शेयर करके आपस में जुड़ गया है। बात समझ में आ गया। तो ये जब H2 आपस में मिलकर जुड़ गया, तो ये तो बन गया बाबू मोलिक्यूल। क्या बन गया, मोलिक्यूल। अब आप लोग बात को समझिएगा, नेक्स्ट जो हम लोग समझ जा रहे हैं, आयंस कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसी से आयंस बनाएंगे हम लोग, बात को समझिएगा आप लोग। अब अभी एक बात समझिएगा, हम लोग नेक्स्ट आइटम लेते हैं सोडियम, ठीक है। और सोडियम का जो रोल नंबर होता है बाबू, वो होता है 11। रोल नंबर कहने का मतलब एटॉमिक नंबर। और ये 11 जो है बाबू, क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 11 है, प्रोटॉन क्या है, 11 है। अब एक बात बताइएगा बाबू, इस आइटम में जब हम लोग सजाएंगे, तो प्रोटॉन तो बीच में आ जाएगा, न्यूट्रॉन भी बीच में आ जाएगा, न्यूट्रॉन का भी काम नहीं है इसलिए हम लोग नहीं ले रहे। इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 है, और हम क्या बताए थे कि 2, 8, 8 सजाया जा सकता है, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 8। अब आप एक बात बताइए,
इसके पास अगर हम इलेक्ट्रॉन बांटे तो सबसे पहला सेल में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, कोई टेंशन नहीं। दूसरा सेल का अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। और जो थर्ड सेल बचेगा बाबू, ये थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास बचा ही नहीं है, 8 2 10 हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब एक बात बताइए, ये इसको कंप्लीट होने के लिए अभी 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या देखे कि थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब बताइए तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा? इसको कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसके आउटर मोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब एक बात बताओ बाबू, अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि अगर जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 हो जाएगा, तो वो इसको देगा क्यों? कोई भी चाहेगा कि हम 7 रुपये किसी को नहीं दें, हम 1 रुपये किसी से ले लें, हमको 8 रुपये होना है तो हम 8 रुपये हो जाएंगे। तो 7 रुपये इसको पूरा जीवन में कोई नहीं देने वाला है। तो सोडियम क्या कहता है कि नहीं, हम रिएक्टिव हैं, क्योंकि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच गया है, और उसको जब तक हम किसी न किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे या देंगे नहीं, तब तक मेरा कोई उपाय नहीं है। तो बात समझिए, सोडियम क्या करता है कि सोडियम एक प्लस लगा लेता है ऊपर में। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जैसे किसको देगा, हम लोग लेते हैं बाबू क्लोरीन। अब ध्यान समझिएगा, अब क्लोरीन का जो रोल नंबर होता है वो होता है 17, और जब इसको आप तोड़िएगा तो टूटेगा 2 8 7। अब देखिए ध्यान से, पहला सेल में 2 गो, दूसरा सेल में 8 गो, तीसरा सेल में 7 गो। अब एक बात बताइए, इसको सबसे लास्ट सेल में क्या गो चाहिए? 8 गो, और इसके पास है क्या गो? 7 गो। तो क्या करेगा ना, सोडियम को क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा सोडियम से। तो याद कीजिए, तो सोडियम क्लोराइड, याद आ रहा है, नमक बना था, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया था और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया था। तो ध्यान से समझिएगा ऐसा हुआ क्यों। जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया किसी को, अब किसको दिया हमको अभी उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं कि आयन बनता कैसे, ठीक है। तो सोडियम को देखने का एक और तरीका है बाबू, वो क्या तरीका है, तो देखिए सोडियम को क्या कह रहा है ना, तो अगर हम लोग सोडियम में बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो था वो 11 गो था, प्रोटॉन जो था वो भी 11 गो था, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है बाबू निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो है ना पूरा का पूरा एटम कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि 11 निगेटिव 11 पॉजिटिव, तो एटम हो गया न्यूट्रल। एटम क्या हो गया? न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही सोडियम सोचेगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, ताकि मेरा ये जो लेयर था ऊपर वाला, ये जो थर्ड लेयर था, ये थर्ड लेयर खत्म हो जाए, ये थर्ड लेयर का झमेला मेरा खत्म हो जाए, तो इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जैसे ही देगा तो बाबू इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 और प्रोटॉन हो जाएगा 11। तो एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 गो हो गया, और इलेक्ट्रॉन था निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन था पॉजिटिव चार्ज। तो आपको दिख रहा है 10 गो निगेटिव से 10 गो पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आइटम जो है ना वो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सोडियम को लिखेंगे सोडियम प्लस। जैसे ही एगो इलेक्ट्रॉन देगा ना, सोडियम सोडियम नहीं रह के सोडियम आयन बन जाएगा और प्लस के साइन वाला आयन बनेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम कटायन। सोडियम कटायन। तो कटायन कैसे बनता है, और ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग क्लोरीन का एग्जांपल देखे थे। क्लोरीन क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17 रोल नंबर, और इसके पास इलेक्ट्रॉन था 17, तो 17 माइनस में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास 17 गो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अभी जो है क्लोरीन का एटम वो न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, याद है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो लेने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा बाबू, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका हो जाएगा 18। तो 18 को नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन नहीं ले सकता है, क्योंकि प्रोटॉन एकदम न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन का कोई शेयरिंग नहीं होता है। तो प्रोटॉन इसके पास रह जाएगा 17, कितना रह जाएगा 17। अब यहाँ पर देखिए 17 पॉजिटिव चार्ज है और 18 को निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो चार्ज बचेगा वो बच जाएगा निगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन के पावर में लग जाएगा माइनस, और माइनस क्या बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है और लेके क्या हो गया है स्टेबल, इसलिए आयन के फॉर्म में इधर उधर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बिना आयन के फॉर्म में ये दिख ही नहीं सकता है, तो ये या तो लेके आएगा या तो दे के आएगा, ठीक है। और किसको लेके आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा प्लस करेगा, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा माइनस करेगा। माइनस मतलब दे के आएगा, प्लस मतलब लेके आएगा। अब बात समझिए, तो इसको इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनायन। क्या बोलेंगे, अनायन, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा, तो यहाँ पे यही बता रहा था बाबू कि अगर किसी एटम के पास
इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एटम से कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके पास क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि अभी हम लोग सोडियम पढ़े, तो सोडियम में क्या हो गया, प्लस चार्ज। अब ये क्या बता रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मल एटम से कम है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके आया वो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके आया। अब यहाँ समझिएगा, एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, दो इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो क्या होगा, उसके पास नॉर्मल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके पास निगेटिव चार्ज लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। और ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है, तो ये माइनस यही बता रहा है कि लेके आया है, और ये प्लस वही बता रहा है कि दे के आया है। तो कटायन हमेशा देता है, अनायन हमेशा लेके आता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जैसे अगर हम लोग बात करें Mg2+, Mg2+, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के आया है। अगर एल्युमिनियम का बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे के आता है। ये सब सारा नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके सबसे बाहर वाला सेल पे 3 इलेक्ट्रॉन था। ये आपको याद रखना है, 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैसे प्लस आ रहा है, कैसे माइनस आ रहा है, यहाँ तक समझ में आएगा। तो आखिर जो हम लोग इतना लंबा लेक्चर देखें, इसमें हम लोग मेनली 2 चीज़ सीखे। पहला कि कोई भी एटम जो है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है, और फ्री स्टेट में अगर आपको चाहिए तो या तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपको मिलेगा, और नहीं तो सेकंड आपको आयन के रूप में मिलेगा। अगर मॉलिक्यूल के रूप में मिल रहा है तो H+H मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं H2। इस पर कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ रहेगा, ये न्यूट्रल होगा, चार्ज पे न्यूट्रल होगा। अगर हम लोग आयंस का बात करें तो इसमें एक में प्लस मिलेगा, ये प्लस कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और माइनस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और जो प्लस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कटायन, जो प्लस आएगा उसको बोलेंगे कटायन, और जो माइनस आएगा उसको बोलेंगे अनायन। तो जब कोई एटम को फ्री दिखना है नेचर में, किसी के साथ नहीं दिखना है, ऐसे तो दिख नहीं सकते हैं, तो किसी के साथ नहीं दिखना है तो फिर आयंस के फॉर्म में दिखेगा, और अगर नहीं तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिखेगा। लेकिन कुछ कुछ रिच क्लास आइटम होता है, जैसे हीलियम। हीलियम ना तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखेगा, ना आयन के फॉर्म में दिखेगा, ये इंडिपेंडेंटली दिख जाएगा आपको हीलियम। इसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं। तो पूरा का पूरा लेक्चर में बस हम लोग यही सीखें कि एटम जो है अगर उसको फ्री स्टेट में रहना है तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, उसको या तो मॉलिक्यूल बनेगा या तो आयंस बनेगा। आयंस में कटायंस बन सकता है, नहीं तो अनायन बन सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो एक्चुअली में हमेशा जो है ना, मेटल बनता है कटायन, और लेने वाला को ना हम लोग नॉन मेटल में डाल देते हैं, तो नॉन मेटल हमेशा बनाता है अनायन। अब मेटल और नॉन मेटल आपको थोड़ा मोड़ा जानकारी होगा, ऐसे तो चैप्टर क्लास 10 का है। अब हम लोग बात को समझते हैं, वो भी कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगर एग्जाम्पल देखते हैं कटायन का, तो Na+ Mg2+, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के आया है, तब जाके ये स्टेट आयन के रूप में ये नेचर में आपको दिख रहा है। तो जहाँ भी प्लस माइनस लगा रहेगा तो समझ जाना आयन है। अनायन का एग्जांपल देखिए तो Cl-। अगर आपको ऑक्सीजन देखना है मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं, ऐसे तो ये O2 में मिलेगा, लेकिन अगर O2 में नहीं चाहिए तो आपको O2- मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे क्यों हो रहा है, तो बात को समझिएगा ऐसे क्यों हो रहा है। ऑक्सीजन का रोल नंबर जो होता है बाबू, ये एटॉमिक नंबर 8 होता है, और जब इसको इलेक्ट्रॉन को मतलब कि सेल में डालिएगा तो 2 और 6 आएगा, और 2 और 6 में आप देखिएगा यहाँ पे इसका लास्ट वाला में 6 है, तो 6 के लिए पहला में 2 है और दूसरा में 6 है, इसको एक्स्ट्रा 2 चाहिए ताकि इसका 8 हो जाए, कि 2 होता है 8 होता है। तो इसलिए क्या किया ना, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, 8 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे 2 माइनस लगा हुआ है। तो माइनस प्लस का क्यों लगता है, कैसे लगता है, आयन कैसे बनता है, ये समझ में आ गया। ये बस सिर्फ एटम को नेचर में दिखने के लिए ऐसा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसको फिर रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के बाद आपको नेचर में दिखेगा। होप है कि आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो और आएगा जिसमें कि कोशिश करूंगा मैं कि चैप्टर खत्म हो जाए। बाय बाय।